Subscribe for more updates. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 रेशनल नंबर। ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हमें ये पता चलेगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है, और जब इसके एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर सिस्टम में हमने बहुत सारे नंबर के बारे में पढ़ रखे हैं प्रीवियस क्लासेस में। जैसे सबसे पहले पढ़ा था हमने होल नंबर। क्या होता है होल नंबर? द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो। स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ये हो गया हमारा होल नंबर। अब सेकंड पढ़ा था हमने नेचुरल नंबर। ये भी सबको पता होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं। स्टार्ट फ्रॉम वन। काउंटिंग नंबर भी नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नंबर भी नेचुरल नंबर है। एंड थर्ड, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्राइम नंबर तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। फैक्टर कहने का मतलब है कि वो सिर्फ दो के टेबल में आते हैं, एक वन एंड एक इटसेल्फ। इसके अलावा किसी के भी टेबल में प्राइम नंबर नहीं आते। फोर्थ है कंपोजिट नंबर। नंबर कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर का जस्ट उल्टा है ये। यानी कि ये कहता है कि मुझे सिर्फ दो के टेबल में रहना है, एक वन में और एक खुद में, और किसी के टेबल में मुझे नहीं आना है। लेकिन कंपोजिट नंबर कहता है नहीं भैया, मेरे को तो और भी चाहिए। तो ये बाकी यानी कि दो से ज्यादा इसके फैक्टर होते हैं। मोर देन टू फैक्टर। मोर देन टू फैक्टर जैसे कि एग्जांपल में ले लिया हमने फोर। फोर किस किस के टेबल में आता है? एक तो वन में आता है, एक टू में आता है, और एक फोर खुद में भी आता है। यानी कि फोर के थ्री फैक्टर्स हो गए। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। यानी कि दो से जिस भी नंबर के ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा। फिफ्थ, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर होते हैं जिसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं सिवाय वन के। जैसे कि एग्जांपल में ले लिया हमने थ्री एंड फाइव। अब थ्री एंड फाइव ऐसे नंबर्स हैं जिसका कॉमन फैक्टर जो है सिर्फ वन ही है। कॉमन फैक्टर जो है सिर्फ वन ही है, इसके अलावा ये किसी के टेबल में नहीं आते, दोनों एक साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा को प्राइम नंबर। तो ऐसे ही हमने पढ़ा था इंटीजर सेवंथ क्लास में। इंटीजर्स क्या होते थे? ऐसे नंबर जो पॉजिटिव में भी होते थे, नेगेटिव में भी होते थे, उसे हम इंटीजर कहते थे। तो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर विद जीरो भी होता था इसके साथ। जीरो क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि है रैशनल नंबर। जो P अपॉन क्यू के फॉर्म में दिखते हैं, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 4/5, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। जैसे ले लिया हमने 3/2, ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। अब हमने लिखा यहाँ पे -5/3, क्या एक रैशनल नंबर है? हाँ है। तो रैशनल नंबर में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। इसका कंडीशन क्या है कि क्यू जो होता है हमारा, वो कभी भी जीरो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। हम्म तो रैशनल नंबर की ये कंडीशन है कि नीचे वाला कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे हमने लिखा यहाँ पे 0/5, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि ऊपर जीरो है। अगर मैं वही लिख देता यहाँ पे कि 5/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे इसके डिनोमिनेटर में क्या है? जीरो है। तो बात आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, अब अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा फिर? ये जो 5/0 है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन यानी कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, हमने जीरो का टेबल नहीं पढ़ा है। तो जीरो के टेबल में फाइव को कहाँ ढूंढेंगे हम? तो इसका आंसर क्या हो गया? नॉट डिफाइन। लेकिन अगर 0/5 है, यानी कि अगर हम ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, अगर हम 5 से 0 को डिवाइड दें तो ये डिवाइड हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि 5 के टेबल में हमें 0 को ढूंढना है, तो 5 के टेबल को पढ़ो ही मत। 5 × 0 यानी कि 0। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों का? हाँ,
तो यही होता है रैशनल नंबर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, लेकिन एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं तो हमें पता होना चाहिए। और बहुत ही सिंपल है ये। प्रॉपर्टीज मतलब क्या, यानी कि ये बताएगा कि रैशनल नंबर क्या क्या कर सकता है, ठीक है। और बहुत ही सिंपल कॉमन सेंस सी बातें हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि बहुत ही सिंपल है। ये कहता है कि अगर आप, जैसे हम पहले बचपन में पढ़ते थे ना कि 2+2 = 4, ये होता है। तो यानी कि हमने एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से साथ जोड़ा तो आंसर भी क्या आया, नेचुरल नंबर ही आया। तो सेम यही कहता है। ये क्या कहता है कि अगर हम मान लीजिए एक ए रैशनल नंबर है प्लस बी एक रैशनल नंबर है, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो आंसर भी हमारा क्या आता है, रैशनल नंबर ही आता है। ठीक है। अगर ए एक रैशनल नंबर है, बी भी एक रैशनल नंबर है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। सिंपल सी बात है। हमने बहुत सारे फ्रैक्शन वाले सम्स किए हैं ना छोटी क्लासों में, जिसमें क्या होता था, हम प्लस करते थे 2/3 प्लस 4/3, दोनों का सम क्या होता था, एलसीएम लेते थे 3, फिर उसके बाद ये 4 और 2 6, ये होता था आंसर। तो दो रैशनल नंबर का सम भी क्या आता है, रैशनल नंबर होता है। तो ये था हमारा ऐड, यानी कि ऐड में हमने इसको चेक कर लिया कि ऐड में ये एप्लीकेबल है। अब इसी तरह सब्ट्रैक्ट में चेक करना है। तो सब्ट्रैक्ट में होगा क्या, अगर हम दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे हमने यहाँ पर a माइनस बी, एक रैशनल नंबर है, बी एक रैशनल नंबर है, दोनों को घटाया तो आंसर भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। आप चेक करके देख सकते हैं इसको। अब मल्टीप्लाई में अगर हम करेंगे, अगर मल्टीप्लाई में हम करते हैं तो मल्टीप्लाई में भी अगर हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। डिवाइड में भी वही केस है। अगर हम एक रैशनल नंबर है उसको दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर भी रैशनल नंबर ही आएगा। तो यानी कि यही था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है अगर दो रैशनल नंबर को हम किसी भी मैथमेटिकल रूल से प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी चारों फंक्शन में एप्लीकेबल होता है। तो ये हो गया हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फिनिश। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जिसका नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या होता है, अब इसके भी यही चारों फंक्शन में हम चेक करेंगे कि किस पे एप्लीकेबल है, किस पे नहीं होता है। तो हम ऐड की बात करते हैं। ऐड में क्या होता है, जैसे हमने मान लो एक रैशनल नंबर ले लिया a प्लस एक रैशनल नंबर ले लिया b। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ने के बाद अगर मान लो कि b को हमने a में जोड़ दिया तो क्या आंसर डिफर होगा, नहीं हो सकता। चाहे आप 2 रुपए को 3 रुपए में जोड़ो या 3 रुपए को 2 रुपए में जोड़ो, आंसर तो एक ही आएगा ना, आंसर तो 5 ही आएगा। तो वही सिंपल सी बात है, वही ये कहना चाहता है कि अगर दो रैशनल नंबर को हम अलट पलट कर दें, यानी कि इसकी पोजीशन चेंज कर दें तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमारा एडिशन में एप्लीकेबल होता है। अब नेक्स्ट है, अब इसको चेक करते हैं हम सब्ट्रैक्ट में। क्या सब्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल होता है, अगर मान लो a माइनस बी और b माइनस a, क्या ये एप्लीकेबल होगा, जी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर हमने 3 माइनस 2 किया और 2 माइनस 3 कर दिया तो क्या सही होगा आंसर, 3 में से 2 जाएगा तो 1 और इधर 2 में से ये इधर करेंगे तो -1, तो दोनों आंसर तो डिफर हो गया। यानी कि ये सब्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल नहीं होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस में एप्लीकेबल होता है, एडिशन में बस, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में चेक करते हैं हम। एक रैशनल नंबर a है, मल्टीप्लाई दूसरा रैशनल नंबर एक b है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो b मल्टीप्लाई a, यानी उल्टा सीधा कर दें तो आंसर जब भी क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एक। जैसे हमने ले लिया 3 × 2,
इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, दोनों का आंसर क्या आएगा 6 ही तो आएगा। तो ये मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल होता है। अब डिवीजन में चेक करते हैं क्या डिवीजन में एप्लीकेबल होता है। ए डिवाइड बी और बी डिवाइड ए, तो डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉट इक्वल टू बी डिवाइड ए, तो ये इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। एडिशन में और दूसरा मल्टीप्लिकेशन में ये एप्लीकेबल होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब ये क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है। अब ये कहता है कि आप किसी तीन टर्म को ले लो, जैसे ए, यानी कि तीन रेशनल नंबर को ले लो, ए ले लिया हमने, बी ले लिया, प्लस सी ले लिया, ठीक है। अब इसी को हमें क्या करना है कि सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, फिर बाद में, हाँ, अब इसका जो आंसर होगा वो ए प्लस बी प्लस सी होगा। अगर हमने दूसरी तरफ इन दोनों को पहले जोड़ दिया तो क्या आंसर डिफरेंट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जोड़ना तो सबको ही है ना, चाहे पहले किसी को भी जोड़ दो, जोड़ना तो तीनों को ही है आपस में, इन तीनों को भी आपस में जोड़ना है, दोनों सेम ही चीज तो है, तो ये इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एडिशन का। आप एग्जाम्पल करके चेक कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो रहा है तो। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट में चेक करते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट में होगा? जी नहीं, ये सब्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल नहीं होगा, ए माइनस बी माइनस सी, क्योंकि सब्ट्रैक्ट का केस जो होता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ए माइनस बी माइनस सी, अगर मान लो हमने इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर दिया और इन दोनों को ऐसे कर दिया तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, आंसर डिफरेंट आ जाएगा, तो ये इसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। अब हम मल्टीप्लाई में चेक करते हैं, मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल होगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तो ये मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो तीनों को ही करना है, चाहे किसी को पहले कर दो किसी को बाद कर दो, तो ये एप्लीकेबल इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब है डिवाइड में, तो सेम डिवाइड में भी एप्लीकेबल नहीं होगा, ए डिवाइड बी डिवाइड सी, अगर उल्टा सीधा कर देंगे तो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो यहां पर ये नहीं एप्लीकेबल, तो क्रॉस का साइन लगाएंगे यहां भी, ए डिवाइड बी, ऐसे अगर करते हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ लिया। अब लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत ही सिंपल है। ये क्या कहता है, जैसे एडिशन में हम चेक कर लेते हैं इसको, ये कहता है कि एक नंबर ए है और यहां पे हमने रख दिया बी प्लस सी, ऐसे करके होगा, इक्वल टू, ये क्या कहता है कि अगर ब्रैकेट में ऐसे करके है तो ए को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ए को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसे हम लोग करते हैं सवाल जब सॉल्व करते हैं, तो कि जो ब्रैकेट के बाहर होता है उससे ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी टर्म होते हैं सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वही सेम चीज यहाँ भी करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करना है बी से, फिर प्लस करना है ए को मल्टीप्लाई करना है सी से। ऐसे करते थे, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। जैसे मान लो हम यहाँ पर नंबर रख देते हैं, दो इसकी जगह पे रख दिया, तीन इसकी जगह पे रख दिया, चार। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करें, 3 में 4 जोड़ा तो क्या आया 7, इधर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ गया आंसर। अब अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ए को बी से यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, अब यहाँ पर 4 ये 14, यानी कि दोनों आंसर क्या हो गया, सेम सेम हो गया, तो यानी कि इस पे एप्लीकेबल होगा। एडिशन पे हो गया और सब्ट्रैक्शन पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ दो पे ही काम करती है, एक एडिशन एक सब्ट्रैक्शन। अब हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन पे, ए फिर ब्रैकेट में बी माइनस सी और ये ए बी माइनस ए सी, सेम बिल्कुल वैसा एग्जांपल लेके आप चेक कर सकते हैं इसको, और ये इस पे भी एप्लीकेबल होगा। तो हमने क्या पढ़ा, सिर्फ 4 प्रॉपर्टी पढ़ी इसकी, कौन कौन सी? एक था क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चारों प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक। तो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया, अब उसके बाद हमने पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो एडिटिव इनवर्स का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी रैशनल नंबर हो, आपको क्या कर देना है, उसका साइन चेंज कर देना है। एडिटिव इनवर्स मतलब होता है साइन चेंज, बस। अगर कोई नंबर प्लस में दिया हुआ है तो उसको नेगेटिव में कर देना है, अगर कोई नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में कर देना है। जैसे कि एग्जांपल से यहाँ पे लिखा हुआ -1/4, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 1/4, ये इसका एडिटिव इनवर्स है। अब वैसे यहाँ पे अगर लिख दिया हमने कि 2/3, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -2/3, साइन चेंज कर दिया हमने। हाँ, अब ऐसा क्यों होता है? एडिटिव इनवर्स में साइन क्यों चेंज होता है? तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि जो भी नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए a/b, कोई सा भी नंबर दिया हुआ है आपको, में क्या करते हैं हम कि अगर आपको कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ है तो हम उसके अपोजिट साइन, यानी कि सेम उसी रैशनल नंबर का अपोजिट साइन लेते हैं और दोनों को प्लस करते हैं, और रिजल्ट क्या आता है? हमारा ज़ीरो आता है। तो यही एडिटिव इनवर्स में हमें करना होता है कि कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ है उसको आप उसके अपोजिट साइन से प्लस कीजिए और आंसर ज़ीरो लाना है, बस। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है सिंपल, कि जो भी नंबर दिया हुआ है उसको रेसिप्रोकल कर देना। क्या कर देना है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर देना है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5/4, इसका उल्टा क्या होगा? 4/5, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ -3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/3। अब बच्चे कंफ्यूज क्या होंगे कि सर ये माइनस का साइन कहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं? ये तीन पॉसिबिलिटी है इसकी। तो आप कहीं भी लगाइए ये माइनस का साइन, इसकी वैल्यू सेम ही होती है। अगर किसी ने लिख दिया कि -2/3, वो भी सही है। किसी ने लिख दिया 2/3 और बीच में लगा दिया माइनस, तो वो भी सही है। किसी ने लिख दिया 2/3 और नीचे लगा दिया माइनस, तो तीनों की वैल्यू, तीनों ही बच्चों ने सही किया। ठीक है, तो माइनस से कंफ्यूज ऐसे ना हो। चलो, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब उसके बाद अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे दे दिया 5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिंपल सा है, क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 1 तो लगा सकते हैं ना इसके नीचे, तो 1/5 हो गया आंसर। क्लियर? अच्छा, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्यों है ये भी थोड़ा जान लेते हैं। ये कहता है कि जो भी आपको रैशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो कोई एक रैशनल नंबर दिया हुआ है ए, ठीक है, तो उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से। 1/a से मल्टीप्लाई कर दो और इसका आंसर हमेशा 1 आना चाहिए, यही कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसलिए आंसर ऐसे होते हैं। 1 लाना है बस हमें। 1 कैसे आएगा? इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दो, जब भी 1 आएगा। तो जब भी तो हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है नंबर लाइन। नंबर लाइन प्लॉटिंग। नंबर लाइन प्लॉटिंग बहुत ही इजी है, बचपन में छोटी क्लासों में हमने पढ़ रखा है। ये क्या पढ़ा था कि कोई भी रेशनल नंबर, जैसे मान लो यहाँ पे 2/5 दिया हुआ है, इसको हमें प्लॉट करना है। ठीक है, तो सीधा एक लाइन खींचना है, लाइन खींच दिया। अब सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है? बस एक छोटा सा काम करना है कि हमें चेक करना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये लाई कहाँ पे करता है। लाई कहाँ पे करता है इन द सेंस कि ये किस नंबर के बीच में आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है? इसको डिवाइड कर देना है, क्योंकि ऐसे इसका मतलब ही तो होता है डिवाइड करना। 5 से हम 2 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये छोटा है तो 0 पॉइंट यहाँ लगाया हमने, एक 0 आ जाएगा। 5 4 20,
यानी कि आंसर क्या आ गया, 0/4। अगर आपको डिवाइड नहीं करना है, अगर और ज्यादा इजी तरीके से करना है, तो सिंपल सा क्या देखना है हमें कि ये न्यूमरेटर, ये ऊपर वाला अगर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो हमेशा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। बात समझ में आई कि अगर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, अगर पॉजिटिव है तो। अगर नेगेटिव है तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा कहाँ लाई कर रहा है, छोटा दिख रहा है हमें साफ साफ, तो ये कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। तो हम प्लॉटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे लिख दिया 0 और यहाँ लिख दिया हमने 1। ठीक है, अब यहाँ पे कितने हैं, 5 है, यानी कि इसके 5 पार्ट होंगे, तो हम 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट हो गए डिवाइड। अब इसको जैसे यहाँ लिखा हुआ है यहाँ से शुरू करेंगे हम, यहाँ पे 0 के बाद 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये 5/5, तो 1 ही आ जाएगा, 5/5 1 हो गया। ठीक है, तो 1 की वैल्यू ये रही, हमें क्या मार्क करना था, 2/5, तो ये रहा, हमने 2/5 मार्क कर दिया। तो बहुत इजी था, ऐसे ही आप प्लॉटिंग करेंगे। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट कर देना, मैं वहां क्लियर कर दूंगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है रेशनल नंबर बिटवीन। ये निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि आपको कोई दो नंबर दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल से ले लेते हैं कि 2/5 एंड 3/6, ये दो नंबर दिए हुए हैं, बोला गया कि इसके बीच में आप नंबर फाइंड करो। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता दूं कि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही हमें बोला है कि ये दोनों के बीच में आप नंबर फाइंड कर दो। ये मान लो 5 नंबर बोल देगा हमें कि 5 नंबर इन दोनों के बीच में फाइंड करो, तो सिंपल सा मेथड है, हम जब ही फाइंड कर सकते हैं जब इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमने बचपन में ही सीख रखा है, छोटी क्लासों में सीख रखा है, क्या सीख रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2/5 को इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 6 6, तो आंसर हो गया 12, और 5 6 30। इस तरफ भी वही काम करना है, 3/6 है, इसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5, 5 3 15, 6 5 30। अब देखो ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो अब देखो इन दोनों के बीच में कितने नंबर हो गए, 12, अभी भी एक नंबर कम पड़ रहे हैं, 13 14, दो ही नंबर तो हुए, हमें 5 नंबर चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि इससे ही हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि नंबर तो कम पड़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर से कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी है, बस नीचे वाला हमेशा सेम रहना चाहिए। चलो मान लो हमने इसको कर दिया 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 5 से मल्टीप्लाई हमने दोनों तरफ कर दिया। तो अब यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 3 5 15, 0 का 0, और ये 5, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 60। अब इस तरफ भी करते हैं, तो 150 नीचे आ जाएगा, 15 5 75। अब देखो इन दोनों के बीच में नंबर्स तो बहुत सारे आ गए, तो अब हम इजिली लिख सकते हैं, जैसे लिख दिया 61/150, उसके बाद 62/150, उसके बाद 63/150। आप कोई सा भी लिख सकते हैं इन दोनों के बीच में जो इतने भी नंबर है, 64/150, 65/150। समझ में आ गया आप लोगों को, ये हो गया हमारा रेशनल नंबर बिटवीन फाइंड करना। तो ऐसे ही आप लोग करेंगे। तो अब इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बड़े इजीली हो जाएंगे, आप ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।